Good morning, everyone. So, in the last lecture, we have done explanation of balance sheet format. So, in this lecture, I will be doing this sum, which you are able to see in your screen. From the following ledger balances of Varun Limited, prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2017 as per Schedule 3 of the Companies Act. Plant and machinery, so this is the trial balance, but this is only ledger balances. Debit credit फॉर्म में भी नहीं, सब कुछ साथ में दिया हुआ है. हमें आइडेंटिफाई करना है असेट है या लाइबिलिटी, बिकॉज ओनली बैलेंस शीट इज देयर. सो या तो असेट होगा या तो लाइबिलिटी होगा, तो हमें आइडेंटिफाई करके वी विल हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द शेड्यूल 3 फॉर्मेट ऑफ द कंपनीज एक्ट. प्लांट एंड मशीनरी is a asset, correct? Fixed asset, 8%. Debentures is a borrowing, long-term borrowing liability. Employee provident fund, ये भी देखो हमारा liability है, पर इसको हम long-term provision बोलते हैं, because whenever it is a provision to keep money aside for the employees. But this is not a short-term one provision. It is a provision which will be there for a longer period of time till the company exists. So ये long-term provision है, company provident fund. Side में पैसा रखना for the employees. Securities premium is a reserve, तो liability हो जाएगा. Cash in hand is asset. कैश एंड कैश, मतलब कैश इन हैंड मीन्स हम इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था. इक्विटी शेयर्स, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है. क्रेडिटर्स, इसको ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं. लोन टू मैनेजर, सो इट्स लोन गिवन टू मैनेजर. लोन फ्रॉम मैनेजर नहीं है, लोन टू मैनेजर है. मैनेजर को लोन दिया है, फ्यूचर में ये वापस मिलेगा. सो इट इज व्हाट लोन टू मैनेजर इज अ, इट विल कम इन द एसेट साइड. लोन गिवन. नेक्स्ट, डिपॉजिट विद आईसीआईसीआई बैंक 5 years. सो ये हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी में पैसा रखना. एंड टू invest in a FD is a investment, non-current investment. See, one of the way to invest. So deposit with ICICI Bank will come in the investment. Prepaid insurance, ये prepaid expense है, asset है, current asset है. Then land and building also is a asset, fixed asset. Public deposit, public से deposit लिया, पब्लिक से पैसे लिया बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, फ्यूचर में रीपे करना है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइक डिबेंचर, यू मे आल्सो रेज मनी थ्रू पब्लिक डिपॉजिट. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी शॉर्ट टर्म ये भी प्रोविजन है लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है. बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. बिल्स रिसीवेबल, डेटर जैसा, डेटर को कन्वर्ट करते बिल्स रिसीवेबल में. डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल, दैट इज आल्सो ट्रेड रिसीवेबल. हम क्रेडिटर को ट्रेड पेएबल बोलते हैं, और क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल को ट्रेड पेएबल, एंड डेटर एंड बिल रिसीवेबल को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करते हैं. हु आर द ये ब्रोकरेज किसको देते हैं हम? टू द ब्रोकर, सो दैट दे सेल, सब्सक्राइब, हेल्प इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर शेयर्स. तो ये हमारा फिक्टिशियस असेट है. ब्रोकरेज इज अ एक्सपेंस, लेकिन इशू, शेयर इशू एक्सपेंसेस है. ब्रोकरेज इज शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम फिक्टिशियस असेट मानते हैं. तो इसको नॉन करंट असेट में भी बता सकते, अदर नॉन करंट असेट में भी बता सकते हैं, या अदर करंट असेट में भी बता सकते हैं.
दोनों में से कोई एक जगह में हम फिक्टिशियस एसेट्स को शो करते। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक बोरो करता है। सी देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, बैंक से हमने बोरो किया है बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बैंक ओवरड्राफ्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस असेट है। टेंडर डिपॉजिट मतलब शॉर्ट टर्म, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। ट्रेडमार्क इंटैंजिबल असेट्स, ट्रेडमार्क मतलब क्या है, इट इज अ इंटैंजिबल फिक्स एसेट। टैंजिबल होता है जिसको वी कैन सी, फील एंड टच, इंटैंजिबल वी कैन ओनली फील। So trademark, patent, copyrights are all intangible assets, fixed assets. So they say that 24,000 fully paid equity shares of ₹100 each, ₹50 called up means अभी भी हमने ₹100 के शेयर में ओनली पब्लिक से, हमारे शेयर होल्डर से ₹50 ही कॉल किया है। तो करो 24,000 into 50, how much you get? 24,000 into 50. So 24,000 into 50, it is 12 lakh. 12 लाख हमारा शेयर कैपिटल देखो कितना है, इट इज ऑल्सो सी हियर, इट इज ऑल्सो 12 लाख। मतलब और भी ₹50 कॉल करना बाकी है, वो अनकॉल्ड कैपिटल है। टोटल शेयर ₹100 का है, बट वी हैव कॉल्ड ओनली ₹50, so बाकी 50 कंपनी कैन कॉल इट एनी टाइम इन इट्स लाइफ टाइम, कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी कॉल कर सकता है कंपनी। So let us start this sum. Sum हम कैसे कॉलम, वरुण लिमिटेड is the name of the company. Balance sheet as on 31st March 2017. This is the year's end for which we are preparing the balance sheet of the company as on 31st March 2017. Now particular notes to account and rupees. हम हमारे बैलेंस शीट को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन वी कॉल इट एज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें इक्विटी मींस, इक्विटी किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को। इक्विटी किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा। शेयर होल्डर का राइट दो चीजों में होता है, एक जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल एंड द नेक्स्ट वन इज जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स मतलब सेविंग, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। एंड रिजर्व्स मींस ऑल द सेविंग्स ऑफ द कंपनी। सो ये दोनों के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में what all savings of the company is given. So let us see here what is there. Let us go to the notes to account. First one we will write, which is known as share capital. Share capital में what सबसे पहले comes is authorized capital. तो authorized capital के बारे में कुछ दिया है क्या? What is authorized capital? Authorized share capital, the students who have taken SP will know it better. Authorized capital means the limit, means the maximum number of shares which the company can issue on its lifetime. जब तक कंपनी है
तब तक कितना मैक्सिमम शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट अ क्वेश्चन मार्क, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बट अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये अज्यूम करके कि जो शेयर्स दिया है जितना वो पूरा का पूरा उतना ही ऑथराइज है। वैसा अजम्पशन या नहीं दिया है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, हम नील नहीं डाल सकते। हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को कभी भी नील नहीं दिखा सकते। नील मतलब क्या, अगर कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है तो हम इशू क्या करेंगे। So it is something is there but not given. So I have put it a question mark. वैसे भी authorized share capital को हम question में totaling में count नहीं करते because it is just a limit. It is a limit, ceiling. इतना maximum issue कर सकते नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्या बताया, क्वेश्चन मार्क बताया, नहीं मालूम बताया, not given. Next we have issued and subscribed share capital. अब इसको मैं बी डाल देती हूँ। सो ये यहाँ पे दिया है कितना इशूड शेयर कैपिटल है, 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, which will come to how much, 24 lakhs. बट इसको है ना मैं हाईलाइट करूंगी बिकॉज हमारा कॉल्ड अप कैपिटल तो सिर्फ 50 है, मींस मैक्सिमम हमें 24 lakhs मिलेगा, बट अभी तक तो मिला नहीं है। नेक्स्ट आई हैव टू राइट सेपरेटली is how much, so it is our called up capital. It is how much, 24,000 equity shares of ₹100 each, ₹50 called up. So 24,000 into 50 हमें कितना मिलता है, 12 लाख। सो यहाँ पे है ना मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी इशू, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती थी ऑथराइज इशूड सब दिखाए बिना 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, ₹50 called up and 24,000 into 50 करो, you will get the answer 12 lakh in your calculator. 24,000 शेयर्स है और कितना एक शेयर्स का कंपनी ने कॉल किया है, ₹50, so it is coming to 12 lakh. So यहाँ पे हम लिखेंगे 12 lakh. Now reserves and surplus में हमारे पास क्या है, we will go to the next one, to reserves and surplus. Let us check what reserves are given in the question. Reserves में मेरे को एक रिजर्व तो मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, इसके अलावा और कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कोई रिजर्व दिख रहा है तुमको, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व या फंड दिख रहा है अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम। ना व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब जब भी कंपनी शेयर्स मार्केट में इश्यू करता है प्रीमियम में, व्हाट इज प्रीमियम, more than the face value, तो प्रीमियम का पैसा is saved in the securities premium.
So it is a reserve, saving of the company. Company sells the share at premium. So premium का extra पैसा is saved in the securities premium account. So ये company का saving है. तो ये एक ही reserve है 80,000. तो चाहिए तो मैं ये नहीं भी लिखती है, ये वाला नोट नहीं भी बनाती तो चलता, because only one reserve is there. Securities premium. I will write here 80,000. Now I don't want this space in between. So let me try to remove it. So I will write here 80,000. शेयर होल्डर्स फंड में दो ही चीज आता है, एक तो शेयर होल्डर का राइट इज ऑन हिज कैपिटल एंड रिजर्व्स. नाउ वी कम, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में. इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लाइबिलिटी मतलब टू थिंग्स कम. लाइबिलिटी मीन्स टू थिंग्स कम. वन इज नोन एज non-current liability, means liability which will be there in the business for longer period of time. इसमें हम लिखते हैं long term borrowings. long term borrowings में हमारे पास क्या है? We have 8% debentures 8 lakhs and हमारे पास कौन सा borrowings है? पब्लिक से भी बोरो किया है, पब्लिक डिपॉजिट 5 लाख. सो लेट अस गो एंड प्रिपेयर अनदर नोट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. I will write here long term borrowings. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है? 8% डिबेंचर्स 8 lakh. Then we have public deposit 5 lakh. दोनों का टोटल कितना होता है? 13 lakhs. We will write. So I will write here ना. और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा और कोई बोरोइंग्स है लॉन्ग पीरियड का? देयर इज वन मोर बोरोइंग जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो कि है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. देखो एक और बोरोइंग है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो भी लॉन्ग टर्म नेचर का है. एम्प्लॉयज का पीएससी हम कुछ समय के लिए लेते हैं कि जब तक एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी विल बी कीपिंग असाइड अमाउंट फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. करेक्ट. सो इट इज अ प्रोविजन. प्रोविजन मतलब क्या? पैसा साइड में रखना फॉर द एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉय प्रोविजन फंड विल कम अंडर व्हाट? लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सो आई विल राइट हियर long term provisions. what is it? ब्रैकेट में चाहिए तो लिखो employee provident fund. how much is the amount of employee provident fund? It is 1,30,000. so I will write here. नोट नहीं बनाया, अगर एक ही only one item is there in the head, then directly also we can write. Say employee provident fund. Now we can go to our next head, which is capital C, जिसको हम बोलते हैं current liabilities. Current liabilities means liabilities which are there in the business for shorter period of time. जिसमें सबसे पहले आता है short term borrowings. सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में व्हाट वी हैव? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डू वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन फ्रॉम डायरेक्टर
हमने कैसे बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, या हमने डायरेक्टर से लोन लिया रहेगा, टेकन, बिकॉज फ्यूचर में वी हैव टू रीपे। लाइबिलिटी मतलब क्या, फ्यूचर में जो पैसा वापस करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही है, सो आई विल राइट हियर। तो लिखने का भी जरूरत नहीं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000. Then what we have? Then we will write here trade payable. Trade payable में आता है bills payable and creditors. See in the question, is there any trade payable? Bills receivable liability है. ट्रेड पे बिल्स पेबल होना चाहिए और क्रेडिटर्स होना चाहिए. तो हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव, डू वी हैव बिल्स पेबल हियर, डू वी हैव क्रेडिटर्स हियर, वी हैव क्रेडिटर्स. सो एक ही चीज है हमारे पास ट्रेड पेबल में, दैट इज क्रेडिटर्स. ट्रेड पेबल में वी हैव क्रेडिटर्स, सो आई विल राइट हियर ट्रेड पेबल्स में what we have, only creditors we have. So we will write here 1,16,000. If you want to write, you can write in the bracket, but ये जरूरी नहीं है लिखना. It is just for your understanding what I am writing here. क्रेडिटर्स. अगर बिल्स पेबल भी होता ना तो एक नोट बना देते, दोनों को ऐड करके लिखते, बट ओनली वन इज देयर, इसलिए डायरेक्टली लिखा. दो एक से ज्यादा आइटम्स है, देन वी विल राइट अ नोट, अदरवाइज डायरेक्टली वी विल राइट. देन हमें चाहिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन. कुछ अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहता ना तो इधर लिखते अदर करंट लाइबिलिटीज. अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो देखो, इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ है क्या? नहीं है तो वी कैन राइट नील. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखा है तो अभी नील लिख लेते हैं. लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर फिक्स एसेट से माइनस नहीं किया तो एनी टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे लिखना है, एनी टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो ये कौन सा प्रोविजन है हमारे पास? सिवियर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,80,000. ओनली वन इज देयर, सो आई विल राइट हियर 1,80,000. और चाहिए तो वी कैन राइट हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नहीं लिखा तो भी ठीक है, इतना ही है. इसके बाद हम क्या करते हैं, वी टेक द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड, टेक द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड, एंड वी गो अहेड एंड वी गो टू द नेक्स्ट वन which is assets. We come to the next side which is asset side. इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते. One is known as non-current assets. Non-current asset में आता है फिक्स एसेट. फिक्स एसेट में I will write tangible and intangible. इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी है, बट वो कभी क्वेश्चन में आता नहीं है. सिर्फ टैंजिबल इंटेंजिबल दो ही चीज आता है. सो टैंजिबल इंटेंजिबल. सो लेट अस सी कुछ क्या दिया है. टैंजिबल फिक्स एसेट वन आई कैन सी इन द फर्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी. इसके अलावा व्हाट वी हैव, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा land and building is there, 10 lakh, 6 lakh and 10 lakh, but ये दो है. So I will have to prepare a fourth note and I will write here fourth note
tangible fixed asset. Tangible fixed asset में what we have? Plant and machinery, and we have land and building. 6 lakh and 10 lakh. So I will write here 6 lakh then we have 10 lakh. So our total is how much? 16 lakhs. So right here 16 lakhs. फिर इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में क्या है? इंटेंजिबल एसेट में क्या है? इंटेंजिबल एसेट में ट्रेडमार्क ओनली वन इज देयर. हमने डिस्कस भी किया. ओनली वन ट्रेडमार्क 1,80,000. We will write here 1,80,000. चाहिए तो ये ब्रैकेट में ऑल्सो यू कैन राइट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ट्रेडमार्क. इसके बाद कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन इन्वेस्टमेंट विच इज इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो हमारे पास है, देखो हमने अभी डिस्कस किया था डेपोजिट विद ICICI बैंक 1,98,000 5 years. मतलब इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म, नॉट बिग बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट is non-current investment. Long-term investment is non-current investment. 1,98,000. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1,98,000. I will write here what was that? FD in ICICI Bank. 1,98,000. Then we have one security deposit now. Security deposit is there, which is long-term loans and advances. इधर एक और चीज लिखेंगे, long-term loans and advances. Long-term loans and advances. तो ब्रैकेट में लिखने का जरूरत भी नहीं है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम अगेन रिपीटिंग. सिक्योरिटी डिपॉजिट इज हाउ मच? 1,24,000. So I will write here 1,24,000. देन अगर कोई फिक्टिशियस असेट है तो वो भी इधर लिख सकते हैं, या अदर करंट असेट में भी लिख सकते हैं. अदर नॉन करंट assets we are assuming it to be of long term nature. तो यहाँ पे क्या एक है ना, brokerage on issue of shares. Brokerage is there. How much it is? 1,10,000. Right here 1,10,000. सो हमने सारे नॉन करंट नेचर के असेट्स लिख लिए. टैंजिबल फिक्स असेट में टैंजिबल, इंटैंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन लोन्स एंड एडवांसेस में सिक्योरिटी विच इज अगेन लॉन्ग टर्म, एंड नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट ऑल्सो वी हैव अज्यूम फिक्टिशियस असेट ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर. इसको यहाँ से हटा के अदर करंट असेट में भी लिख सकते थे तो भी इट इज करेक्ट. देन वी अज्यूम इट ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर. So now what we want? Now we want current assets. Current asset में सबसे पहले हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. क्या लिखते हैं? शॉर्ट टर्म या
वी कॉल इट एज करंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में देखो कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट करके लिखा हो, एनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, नहीं है तो हम इसको नील या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। Even if we not write is okay, then we will write inventories. Inventories means stock. Look in the question if inventories are there. हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, किधर इन्वेंट्रीज मिला, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, not there, then again we'll have to write nil. कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, देन हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल, वी वांट ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर बिल रिसीवेबल। पहले डेटर बिल रिसीवेबल ढूंढो, we have bill receivable 2,40,000, so we'll write here तो इधर ब्रैकेट में लिख लो, पर नहीं लिखेंगे तो इट्स ओके ओनली, बिकॉज वी नो यही दो चीज हो सकते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होता है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों देखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड है 34,000। अभी देखो कैश इन बैंक भी है क्या, बैंक भी है 5 लाख, तो 5,34,000 हो जाएगा ना, बट एक से ज्यादा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ नोट। So what I will do, I will make a note, note number 5, cash and cash equivalent। तो इसमें we will write क्या दो चीज है, कैश इन हैंड 34,000, देन बैंक बैलेंस 5 लाख, टोटल 5,34,000। We'll write here $5,34,000। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, देखो अभी हमें चाहिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन। किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है क्या, देखो यहाँ पे मैनेजर को दिया है, और हमारे पास एक, फिर पहले वो लिखते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 70,000, शॉर्ट टर्म लोन्स, किसी एम्प्लॉय को लोन दिया, देन इट्स शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, लोन टू मैनेजर, लोन टू अ एम्प्लॉय दैट इज मैनेजर 70,000। एक ही है इसलिए वी हैव नॉट मेड द नोट। एंड लास्ट वन कुछ बचा है क्या, देखो लास्ट में एक ही चीज आता है, अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स। देखो कुछ बच गया है क्या, इसको नील लिखना है, लाइन से देखो, ये दिस वी हैव रिटन, दिस वी हैव रिटन, सी हियर प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ भी आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा, और बाकी इधर देखो कुछ बचा है क्या, और भी कुछ, सब लिख दिया, ओनली 1 लाख प्रीपेड इंश्योरेंस इज लेफ्ट आउट। So we will write, so we will write here 1 lakh।
तुमको अगर यहाँ दिखाना है, then you show here what is that? It is prepaid insurance. फॉर ये देखो, ये सम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है. नाउ टेक द टोटल of the assets and see how much you are getting. You are getting 31 lakh 56,000. 31 lakh 56,000. And here also फिर ऐड करना पड़ेगा 16 lakh 1,80,000 1,98,000 1,24,000 1,10,000 2,40,000 5,34,000 70,000 1 lakh, and you will get 31 lakh 56,000. And we will say, what we will say, that our balance sheet has tallied. हम ये बोलेंगे हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, ये सम के साथ हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया and the sum is done. Thank you very much everyone.